हे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्केमिस्ट ऑनलाइन की न्यू वीडियो में आप लोगों का वेलकम है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 10th क्लास से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब भी स्टडी करनी है या कोई चीज़ सीखनी है, बेशक वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आप किसी भी चीज़ का प्रेशर ना लिया करें। जब हम प्रेशर लेकर कोई काम करने या सीखने के लिए बैठते हैं तो हमें उस तरह से उसके रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। ना हमारे माइंड में पॉजिटिव एनर्जी तब क्रिएट होती है जब हम पॉजिटिव सोचते हैं। तो जब हम कोई भी काम शुरू करने लगे और हम अपने दिल में ये इरादा कर लेते हैं कि हम ये कर सकते हैं, तो वही काम जो है आप सही तरह से सीख पाएंगे और सीखेंगे भी ऐसे कि आप उसको आगे भी सिखा सकते हैं। लेकिन स्टडी की मैं बात करूं तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले ही जहन में ये बात आ जाती है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आना, ये तो मुश्किल ही बहुत है, इसकी तो मुझे समझ ही नहीं आती। जब आप इस तरह का ख्याल जहन में लेकर बैठते हो पढ़ाई के लिए, वो कोई भी, बेशक आप इस्लामियत ही क्यों नहीं पढ़ रहे हो, उर्दू ही क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो जब आप ये चीज़ें जहन में रखते हुए बुक खोलोगे तो यकीन माने आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, समझ ना आएगा, ना कोई बात जहन में बैठेगी, ना ही आपका जहन उस चीज़ को मेमोराइज़ करने के लिए, याद करने के लिए तैयार होता है। तो इसलिए ये आज से अपनी रूटीन बना लें कि जब भी कोई चीज़ समझनी है, सीखनी है, पढ़नी है, तो आपने पहले अपने माइंड को उसके लिए तैयार करना है। उसके लिए बेशक आपको 5 मिनट लगें, 10 मिनट लगें, आपने अपने माइंड में ये बात बिठानी है कि हमने इसको समझना है। अगर समझने के लिए बैठे हैं तो ये जहन में रख लें कि समझना है। अगर कोई चीज़ वैसे, जैसे रीडिंग बाज़ लोगों की हॉबी होती है, आप रीडिंग करने के लिए आप चाह रहे हैं कि हमारी ये एक रूटीन बन जाए, क्योंकि रीडिंग बहुत ही अच्छी हॉबी है, लेकिन आजकल ये चीज़ बहुत कम हो गई है। तो जब भी आप कोई चीज़ रीड करने के लिए बैठे तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि पहले अपने माइंड को तैयार कर लें, लेकिन उसको प्रेशर नहीं देना कि ये बहुत मुश्किल है या नहीं हो सकता, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी पहले माइंड को देंगे तो एज अ रिज़ल्ट आपको भी उसके पॉजिटिव असरात मिलेंगे। यानी कि आप फ्रेश माइंड के साथ जब भी कोई काम करने के लिए बैठते हैं तो आपका वो काम बहुत बेहतरीन अंदाज से मुकम्मल हो जाता है। बताने का मकसद ये था कि आप लोगों पे बहुत प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, स्टडी का। इसी चीज़ से रिलेटेड जो है मैंने लास्ट लेक्चर में एक वीडियो भी बनाई है जिसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। उस वीडियो को लाजमी सुनिएगा ताकि जो है आपकी जो परेशानियां, जो जहन में सवालात हैं, जो परेशानियों के आप हल ढूंढना चाहते हैं, उस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके मसाइल डिस्कस करने के साथ साथ आपको बताऊं कि आपने अपनी रूटीन को कैसे लेकर चलना है, अपनी स्टडी भी साथ साथ कैसे कवर अप करनी है। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक और अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास का जो आज लेक्चर है सॉल्ट से रिलेटेड है। सॉल्ट की हमने प्रेपरेशन देखनी है। सबसे पहले हम सॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रेपरेशन देखेंगे कि किस तरह से इनको प्रिपेयर किया जाता है। ये वो सॉल्ट्स होते हैं जो पानी में या किसी भी चीज़ में डिज़ोल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, इसीलिए इनको सॉल्युबल सॉल्ट्स बोला जाता है। ये कैसे तैयार होते हैं? इनको पानी में तैयार किया जाता है और इनको वेपोरेशन के मेथड या क्रिस्टलाइजेशन से दोबारा हासिल किया जा सकता है। इन सॉल्ट की तैयारी के लिए शर्त है कि आपने इनको पानी के अंदर तैयार करना है, यानी कि सॉल्युबल सॉल्ट्स जब भी तैयार होंगे उसके लिए पानी लाजमी मौजूद होना चाहिए। पानी में आप इनको तैयार कर सकते हैं, पानी के अलावा नहीं कर सकते। और अगर आपने इन सॉल्ट को कहीं पर इस्तेमाल कर लिया है और आप चाहते हैं कि हम दोबारा सॉल्ट हासिल कर लें, तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो होती है वेपोरेशन। क्या होता है कि अगर आपने कोई सोल्यूशन बनाया है, उसमें सॉल्ट डाला है, तो आप चाह रहे हैं कि सॉल्ट दोबारा से रीगेन हो जाए, हम उसको दोबारा हासिल कर लें और उसको रिकवर कर लें, तो आप क्या करते हैं, उस सोल्यूशन को बॉईल करते हैं। बॉईल करने से क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर जो भी माया होगा वो वेपोरेट हो जाता है, वेपर बन के उड़ जाता है और पीछे आपका जो भी कंटेनर, जो भी बर्तन होता है जिसमें सोल्यूशन था, उसके बॉटम में आपको सॉल्ट मिल। इस तरह से एवेपोरेशन के मेथड से, इस तरीके से आप सॉल्ट को दोबारा हासिल कर सकते हैं। दूसरा मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में सॉल्ट के क्रिस्टल बनाए जाते हैं। ये भी सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है सॉल्ट्स का,
उस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइज किया जाता है और उसके क्रिस्टल में से यानी कि सॉल्ट को दोबारा से रिकवर किया जा सकता है। तो अब रिएक्शंस की तरफ आते हैं। तो वो रिएक्शन जो सॉल्युबल साल्ट तैयार करते हैं वो यहाँ पर 4 रिएक्शंस हैं। सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल। जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके रिजल्ट के तौर पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये देखिए आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये एक एसिड है, इसके यहाँ पर 2 मोल्स हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी इक्वेशंस आपके सामने लिखी होती हैं, ये जो स्टार्ट में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, ये उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल हैं। ये रिएक्ट कर रहे हैं मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है। ये एसिड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम इसके क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना देता है। यहाँ पर 2 क्लोरीन हैं तो इसलिए यहाँ पर MgCl2 बनेगा। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। अब इस सॉल्ट बनने के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन होकर सॉल्ट बन गया और जो हाइड्रोजन बचती है हाइड्रोजन गैस के तौर पे इस रिएक्शन के नतीजे में बनती है। और यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस होगी ना वो रिएक्शन मिक्सचर में से निकल जाती है क्योंकि ये गैस की फॉर्म में होती है। अभी कंटेनर जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे होंगे उसमें से हाइड्रोजन गैस एस्केप हो जाती है और इस तरह से ये जो सॉल्ट बन जाता है ये एक सॉल्युबल साल्ट मिल जाता है हमें। यानी कि इस रिएक्शन में 2 चीज़ें बन रही हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इस तरह से याद करना है कि जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके नतीजे में सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब यहाँ पर एसिड कोई भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, उसकी यहाँ पर मेटल कोई भी हो सकती है, सोडियम मेटल भी हो सकती है। तो जो भी आप मेटल लेंगे उसके हिसाब से सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लाजमी खारिज होगी जब भी आप किसी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये हो गया सॉल्युबल साल्ट की तैयारी का पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन जिसके नतीजे में ये सॉल्ट बनते हैं वो रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस। किसी एसिड और बेस का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? अगर आप रिकॉल करें तो इस रिएक्शन को मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दिया था कि ऐसा रिएक्शन जो एसिड और बेस के दरमियान होता है और इसके रिज़ल्ट के तौर पे एक सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। ये 2 चीज़ें बन रही होती हैं और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तौर पे जानते हैं। अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? HCl एक एसिड है, इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड्स क्या होती हैं? बेसिस होती हैं। ये बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल से और इस रिएक्शन के तौर पे सोडियम एंड क्लोरीन, बेस का पहला आयन और एसिड का दूसरा आयन, ये दोनों मिलकर सॉल्ट बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड। ये एक सॉल्ट है और साथ ही साथ पीछे क्या चीज़ें बच जाती हैं? एसिड का H बच जाता है, बेस का OH। तो एसिड का H और बेस का OH ये दोनों मिलकर पानी का एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। यहाँ पर डिपेंड करेगा, जो चीज़ें बनती हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड करते हैं इस चीज़ पर कि आपने जो चीज़ें ली हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 मोल लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल लिया, तो इसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड का 1 मोल बना है और पानी का 1 मोल बना है। इस तरह से अगर आप यहाँ पर 2 मोल लेते हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, 2 मोल ही लेते सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो यहाँ पर 2 मोल सोडियम क्लोराइड बनता और पानी के भी 2 मोल ही बनते। ये चीज़ें होती है इक्वेशन बैलेंस में कि जितनी चीज़ें हमारे पास शुरू में होती हैं उतनी ही चीज़ें हमने इस्तेमाल करके उससे प्रोडक्ट्स बनानी होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनेगी सॉल्ट और पानी, ये 2 प्रोडक्ट्स बन रही हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा जिसके नतीजे में सॉल्युबल साल्ट बनेंगे, रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल ऑक्साइड। एसिड का रिएक्शन करवाएंगे मेटल ऑक्साइड के साथ।
तो उससे एक सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा। अब यहाँ पर देखें H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक एसिड है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर मेटल है, साथ में ऑक्सीजन है, तो कॉपर और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो ये मेटल ऑक्साइड बन जाता है। ऑक्सीजन के साथ कॉपर मेटल रिएक्शन करके बनाती है मेटल ऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड जब इस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर रिएक्ट करती है एसिड के साथ और एसिड के दूसरे आयन के साथ मिलकर बना देती है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है? एक सॉल्ट है। और पीछे क्या बच जाता है हमारे पास? H2, यहाँ पर ऑक्सीजन बच जाती है, H2O। ये दोनों मिलकर बना देते हैं पानी। इस तरह से जब भी किसी एसिड और मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन होगा उसके रिजल्ट के तौर पे एक सॉल्ट बनता है और साथ में पानी बनता है। यानी इस रिएक्शन में हमें क्या हासिल हुआ? एक सॉल्ट हासिल हुआ और साथ ही साथ पानी हासिल हुआ। रिएक्शन को देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल है, कॉपर ऑक्साइड के 1 मोल के साथ रिएक्शन करके 1 मोल साल्ट बनाता है और साथ में 1 मोल ही पानी बन रहा है। ये चीज़ें लाजमी समझा करें, क्योंकि जब आप कोई इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उनको बैलेंस नहीं करते तो फिर आपकी पूरी जो इक्वेशन होती है आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये चीज़ें कैसे आ गई। यहाँ पर तो 1 था, यहाँ 2 कैसे बन गए, यहाँ पर 2 थी, यहाँ पे 1 थी। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो लेक्चर के दौरान आपको बताए जाते हैं, ताकि जब भी आप इसको याद करें तो ऐसे याद करें कि पूरे खुले हुए जहन के साथ आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट और जहन में स्टोर कर पाएँ। अगला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट। एसिड और कार्बोनेट का रिएक्शन। एसिड और कार्बोनेट के रिएक्शन के तौर पे भी सॉल्युबल साल्ट बनेगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पर 2 मोल नाइट्रिक एसिड के हैं, ये रिएक्शन कर रहे हैं 1 मोल सोडियम कार्बोनेट के साथ। नाइट्रिक एसिड एक एसिड है। यहाँ पर इस रिएक्शन में इसके 2 मोल हैं। सोडियम कार्बोनेट एक कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट है, सोडियम मेटल है, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट बनाती है। जब एसिड इस कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके नतीजे में बनेगा सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी आपने एसिड का कार्बोनेट से रिएक्शन करना है तो 3 चीज़ें बनेंगी, सॉल्ट, पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं ये बनती कैसे। यहाँ पर सॉल्ट के 2 मोल्स बन रहे हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर सोडियम के दो सोडियम के एटम थे। ये रिएक्शन करेंगे एसिड के दूसरे आयन के साथ यानी नाइट्रेट के साथ। ये बनाएंगे सोडियम नाइट्रेट NaNO3। NO3 के साथ 2 था, इसलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट में 2 लगा दिया। NO3 के साथ स्टार्ट में 2 था तो इसलिए हमने यहाँ पर स्टार्ट में 2 लगा दिया। तो यहाँ पे सोडियम के 2 एटम है तो वो भी बैलेंस हो गए। नाइट्रेट 2 आयंस थे वो भी बैलेंस हो गए। इसीलिए यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट जो सॉल्ट है इसके 2 मोल्स बनते हैं। जब नाइट्रिक एसिड के 2 मोल और सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल मिलेगा तो सोडियम नाइट्रेट के 2 मोल बनेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद पानी कैसे बनता है? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। कार्बोनेट की 1 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन रिएक्शन करके पानी बना देंगे H2O। फिर पीछे कार्बोनेट के पास 2 ऑक्सीजन बच जाएंगे यानी CO2 बच जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सूरत में बनेगा और ये गैस इस रिएक्शन मिक्सचर में से एस्केप कर जाएगी, निकल जाएगी। इस तरह से जब भी आप किसी एसिड और कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं तो याद रखें कि उसके रिज़ल्ट के तौर पे बनता है सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। 3 चीज़ें बन रही होती हैं, सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, जब कोई एसिड रिएक्शन करता है किसी कार्बोनेट के साथ। तो सॉल्ट, पानी, तो साल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला जो है मेथड प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट, कि ऐसे सॉल्ट जो पानी में हल नहीं होते उनकी तैयारी के जो मेथड है वो देखेंगे। यहाँ पर 2 मेथड बताए हुए हैं।
यहाँ पर दो मेथड है। पहला मेथड देखते हैं, पहला रिएक्शन देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, ये एक सॉल्ट है और ये रिएक्शन कर रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ। अब ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में क्या है कि आपने दो ऐसे सॉल्ट मिक्स करने हैं जो सॉल्युबल होंगे। ये सॉल्ट जब मिक्स होंगे तो उससे दो सॉल्ट बनेंगे, एक सॉल्ट सॉल्युबल बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा इनसॉल्युबल साल्ट। अब इसको देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट ये एक सॉल्युबल साल्ट है। इसका जब आप रिएक्शन करवाते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, ये भी एक सॉल्ट है और ये सॉल्युबल है। ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो इसके रिजल्ट के तौर पे बनेगा सिल्वर क्लोराइड एक सॉल्ट है, लेकिन ये साल्ट इनसॉल्युबल है। ये पानी में किसी सूरत हल नहीं होता, इसलिए इसको इनसॉल्युबल साल्ट बोलेंगे। और साथ में सोडियम नाइट्रेट ये एक सॉल्ट है, लेकिन ये साल्ट जो है ये सॉल्युबल है, ये हल हो जाता है पानी के अंदर। इनसॉल्युबल साल्ट इस तरह से तैयार हो गया कि दो सॉल्ट हमने मिलाए जो थे, क्या थे, सॉल्युबल थे, यानी पानी में हल होने वाले थे। ये दोनों सॉल्ट सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, जब ये रिएक्शन हुआ इनका तो क्या होता है, इनके आयन एक्सचेंज होते हैं। पहला आयन पहले साल्ट का दूसरे सॉल्ट के दूसरे आयन के साथ रिएक्शन करेगा तो बना देगा सिल्वर क्लोराइड। दूसरा आयन पहले के साथ रिएक्शन कर रहा है दूसरे सॉल्ट के, तो ये बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट, क्योंकि मेटल हमेशा पहले लिखते हैं हम। ये सोडियम नाइट्रेट ये भी एक सॉल्ट है। इन दोनों बनने वाले सॉल्ट में सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल साल्ट है, सोडियम नाइट्रेट सॉल्युबल है। इस तरह से हमें एक सॉल्ट सॉल्युबल मिल जाता है और एक इनसॉल्युबल मिल जाता है। दूसरा तरीका जो है इनसॉल्युबल साल्ट की तैयारी का, वो भी इसी तरह से है। दूसरा रिएक्शन इसी तरह से है कि आपने सोडियम नाइट्रेट इसका रिएक्शन करवाना है। Na2CO3 इसका 1 मोल है, रिएक्शन कर रहा है कॉपर सल्फेट से, इसके 1 मोल से। इसका 1 मोल जब रिएक्शन करेगा इससे तो क्या होगा कि सोडियम सल्फेट के साथ मिलके बनाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। पीछे बच जाता है कॉपर कार्बोनेट CuCO3। इसमें कॉपर कार्बोनेट जो है ये सॉल्ट इनसॉल्युबल है और सोडियम सल्फेट ये सॉल्युबल साल्ट है। यानी कि जब आप इनसॉल्युबल साल्ट तैयार करेंगे तो आप दो ऐसे सॉल्ट का रिएक्शन करवाएंगे जो सॉल्युबल होंगे और उसके रिजल्ट के तौर पे एक सॉल्ट सॉल्युबल मिलेगा, एक इनसॉल्युबल मिलेगा। जब भी आपने इनसॉल्युबल साल्ट तैयार करना है वो अलग तैयार नहीं होगा, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई सॉल्युबल साल्ट मिल रहा होता है। असल में ये दो सॉल्ट्स के आयन का एक्सचेंज मेथड होता है कि दो सॉल्ट है, जैसे ये आपके सामने मैंने आपको भी बताया कि दो सॉल्ट हैं वो आपस में अपने आयन एक्सचेंज कर लेते हैं। पहले सॉल्ट का आयन दूसरे सॉल्ट के दूसरे आयन के साथ और पहले सॉल्ट का दूसरा आयन दूसरे सॉल्ट के पहले आयन के साथ रिएक्शन कर जाता है। इस तरह से दो सॉल्ट का मिक्सचर बनता है जिसमें एक सॉल्युबल और दूसरा इनसॉल्युबल होता है। आज का लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्केमिस्ट ऑनलाइन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।